हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जो हमने नया अभियान स्टार्ट किया है सिर्फ 10 बस, उसके एक नए एपिसोड में आज हम लोग एंटर कर रहे हैं। दैट इज द बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 हेरिडिटी एंड आवर एनवायरमेंट। चलते हैं आगे। दो चैप्टर्स, रिमेनिंग 2 चैप्टर्स जो बायोलॉजी के हैं वो देखते हैं, हेरिडिटी एंड आवर एनवायरमेंट। तो बेटा पहले हम हेरिडिटी स्टार्ट करते हैं, फिर हम आवर एनवायरमेंट पे आएंगे, ठीक है। तो सी वी हैव अ स्लाइड। हमारे पास एक बहुत अच्छी खूबसूरत मैंने स्लाइड प्रिपेयर की है आपके लिए। दैट इज अ वेरी स्मार्ट फ्लो चार्ट, और एक आपको माइंड मैप के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हेरिडिटी में क्या क्या आपके कीवर्ड्स हैं। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा अगर आप जब फोकस करोगे, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगी कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन हेरिडिटी। हेरिडिटी बेसिकली क्या है? दैट इज, हेरिडिटी का दूसरा नाम है इनहेरिटेंस, जो कैरी होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो हेरिडिटी में जो कीवर्ड्स आएंगे वो आपको फोकस करना है उन पे। दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स, मतलब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैरी होते हैं, जो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन पे कैरी होते हैं। दूसरे आते हैं बेटा एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स मतलब जो हम लोग एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं, जो हम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैरी नहीं होते हैं। उसके बाद आता है वेरिएशंस। बेटा हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में ऑलरेडी वेरिएशंस के बारे में जानकारी ले चुके हैं। वेरिएशंस क्या है? दीज आर द चेंजेस व्हिच अकर्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। असेक्सुअल में वेरिएशंस आपको लेस मिलेंगे, सेक्सुअल में आपको वेरिएशंस ज्यादा मिलेंगे। तो वेरिएशंस कब आते हैं? जब डीएनए कॉपी होता है, ठीक है। सो दीज आर द वेरिएशंस। फिर आता है आपका मेंडल्स जेनेटिक क्रॉसेस। ओके, मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया? ग्रेगोर मेंडल वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और उन्होंने क्या पढ़ाया, कैसे स्टडी की और कैसे बताया? एवरीथिंग यू विल स्टडी इन हेरिडिटी। व्हाई ही चूज पी प्लांट्स, उसका भी आंसर मैं आपको जरूर दूंगी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। Okay, then the topic and the most important topic in heredity is sex determination. उसके बाद मेंडल्स के 3 लॉज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, which is the law of dominance, law of independent assortment and law of segregation, which is also known as monohybrid cross and dihybrid cross. Okay, तो इसके बारे में मैं आपको यहीं पे ही थोड़ा सा मोटा मोटा बता देती हूँ, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। 3 लॉज के बारे में है, आपको अभी बताया मैंने जो 3 लॉज हैं। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें आपका F1 जनरेशन कवर होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। बेटा जब भी आप हेरिडिटी पढ़ोगे, आपको ये 2 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो कवर करने हैं। दैट इज मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें आपको F1 जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो पूछा जाता है, और F2 जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो पूछा जाता है। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज को, बिकॉज इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन कम फॉर 5 मार्क्स। एक्सप्लेन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऐसा करके आपको क्वेश्चन फ्रेम होता है और आपको पूरा 5 मार्क्स का आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको डाईहाइब्रिड क्रॉस के नाम पे जाना जाता है, जिसका जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो है, F2 फिनोटिपिक रेशो है, आपको बहुत अच्छे से पता है, 9:3:3:1। एंड जीनोटिपिक रेशो, जो कि एनसीईआरटी की बुक में वेरी कॉम्प्लेक्स के नाम से प्रिंट हुआ है, जिसको मैंने आपको हमेशा से बताया है, 1:2:1, 2:1:2, 121, 242 एंड 121। दैट इज 1:1, 2:4:2 एंड अगेन 1:1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है, ये भी बता चुकी हूँ। वेरिएशंस के बारे में मैंने आपको बताया। असेक्सुअल में वेरिएशंस काफी कम होते हैं, सेक्सुअल में ज्यादा होते हैं, बिकॉज 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। ओके, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दिया। अब क्वेश्चन आता है व्हाई मेंडल चूज अ पी प्लांट। ये मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है, स्लाइड में हम देखेंगे। ब्लड ग्रुप के बारे में भी आपको जानकारी है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O। A ब्लड ग्रुप A का जो एंटीजेंस आएंगे, थोड़ा इमेज ब्लर है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा।
ओके, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन्स आते हैं IA और IAIO, ब्लड ग्रुप बी में आते हैं IB या IBIO, एंड ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन्स है IA एंड IB, एंड O का एंटीजन है IO एंड IO। ओके, देन आता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसके बारे में मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। आई विल एक्सप्लेन दिस सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक इन द आंसर इटसेल्फ। ओके, तो चलते हैं बेटा आगे की स्लाइड पे, जिसमें मैंने आपके लिए हेरिडिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। लेट अस चेक इट आउट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है, एज यू आर एबल टू सी दैट द क्वेश्चन ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन। मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ओके, लेट्स हैव, थोड़ा जूम करेंगे तो आपको क्वेश्चन और क्लियर दिखेगा। ओके, द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस, justify with a flow chart showing XY chromosome from the parents, and the sub question B भी है इसमें, why is sex determination banned by the government। बेटा ये टोटल 3 मार्क्स तो क्वेश्चन दिया है, लेकिन इस 3 मार्क्स क्वेश्चन को हम लोग पार्टीशन में लाएंगे। दैट इज सब क्वेश्चन A will carry for 2 marks and सब क्वेश्चन B will carry 1 mark। ओके, लेट्स चेक इट आउट। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहूंगी कि इसको हम लोग 2 मार्क्स वेटेज देंगे और इसको हम लोग 1 मार्क वेटेज देंगे। तो पहले तो हम लोग फर्स्ट वाले का आंसर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आंसर A। सब क्वेश्चन A का आंसर हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर सब क्वेश्चन B का। A में बेटा क्या पूछा गया है, sex of a newborn child is a matter of concern, matter of chance, justify with a flowchart showing। NCERT में जो आपको flowchart दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, that is very important, और वही क्वेश्चन आता है और वही सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं है। बिकॉज आपको मैंने हमेशा से बताया है कि NCERT पे जो वर्ड टू वर्ड चीजें रहती है वही आपको इंक्लूड करनी है इन योर आंसर्स विद अ प्रॉपर अंडरलाइन। ओके, प्लीज बेटा फोकस ऑन ऑल दिस। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, XY। ठीक है, X एंड Y आर द सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें मेल या फिर फादर के पास कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज XY, एंड फीमेल और द मदर के पास, ठीक है, फीमेल या फिर मदर के पास XX होता है। XY इज अ हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम्स, 2 अलग अलग टाइप के सेक्स क्रोमोसोम मिल रहे हैं, और फीमेल के पास 2 सेम है, इसीलिए हम लोग उनको होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, मेल मतलब फादर और फीमेल मतलब मदर। ठीक है, तो अब फादर के पास आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम 40 सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y रहते हैं। ठीक है, और टोटल कितने टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं बॉडी में, मैंने आपको बेटा 9th में ही पढ़ाया है, हमने न्यूक्लियस में देखा था। देयर आर ऑलवेज 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल्स। तो जैसे आपको पता है 46 is present in the father and 46 is present in the mother, and obvious जो बेबी बनेगा इनका, उनके पास भी 46 आएंगे। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि 46 मम्मा के पास है, 46 पापा के पास है, तो बच्चे में भी 46 आएंगे। अगर हम देखें तो दोनों के कॉम्बिनेशन से 92 आना चाहिए, लेकिन 46 ही आएंगे। कैसे होगा ये पॉसिबल? ठीक है, ये पॉसिबल है जब 23 फादर से आ रहे हैं और 23 मदर से आ रहे हैं, तभी पॉसिबल है कि बच्चे के पास 46 आएगा। और ऐसा होता है बिकॉज यहाँ पे एक प्रोसेस लागू हो रहा है, वो प्रोसेस है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में क्या हुआ, आपने देखा क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, अब ये जो 23 बने, अब ये 23 में से क्या हुआ,
23 में से 22 विल बी द नॉर्मल क्रोमोसोम्स एंड 1 विल बी द सेक्स क्रोमोसोम जो हमारा टारगेट है। ठीक है, अब वो फादर है तो उनके पास क्या रहेगा, यहां चेक करो। फादर के पास क्या है, एक्स वाई, दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम है, तो ईदर एक्स और वाई। ठीक है, और मदर के पास क्या रहेंगे, मदर के पास रहेंगे 22 नॉर्मल क्रोमोसोम्स एंड 1 विल बी द सेक्स क्रोमोसोम। अब मदर के पास तो आप चेक करो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोजाइगस क्रोमोसोम्स है, तो डेफिनेटली एक्स ही रहेगा मदर के पास, या आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक्स या एक्स लिख सकते हो। अब बेबी के पास कौन सा आएगा, ये 50-50% चांसेस है कि बेबी के पास कौन सा क्रोमोसोम आता है। अगर फादर का एक्स मदर के एक्स के साथ कंबाइन हो रहा है, एरो थोड़ा टेढ़ा चला गया, आप इधर फोकस करेंगे, फादर का एक्स मदर के एक्स के साथ कंबाइन होता है, तो यू विल गेट XX, दैट मीन्स बेबी गर्ल इज फॉर्म्ड। और अगर फादर का वाई मदर के एक्स के साथ कंबाइन होता है तो यू विल गेट अ बेबी बॉय। That means you have 50% chances of having a baby girl and 50% chances of having a baby boy. So that was a by chance. But gender कैसे डिसाइड हो रहा है कि बेबी गर्ल ही है या बेबी बॉय है? हमने देखा बेटा मदर के पास दोनों ही सेम क्रोमोसोम्स है, मदर के पास हमने देखा कि दोनों ही सेम क्रोमोसोम है, मतलब माँ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। लेकिन फादर के पास, जोक्स अपार्ट, फादर के पास XY है, दैट मीन्स बेटे को देने के लिए Y और बेटी को देने के लिए X। तो फादर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी, यानी अगर बेटा होगा तो भी फादर रिस्पॉन्सिबल है, बेटी होगी तो भी फादर रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि मदर तो दोनों ही केसेस में X क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, सो दिस इज फाइनल दैट इफ बेबी गर्ल इज born or if baby boy either or baby boy is born, father is only responsible. Father is only responsible. That means the sex of a newborn child is a matter of chance. ये वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, matter of chance मतलब if father will contribute Y, then boy is formed, or father will contribute X, then girl is formed. जस्टिफाई विद अ फ्लो चार्ट शोइंग XY क्रोमोसोम। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत खिचड़ी आपको दिखानी पड़ेगी पेपर में, बट ऐसे रफ काम नहीं चलेगा, आपको बहुत फेयर पैटर्न से बहुत सुंदर तरीके से बनाना है। ठीक है, ये मुझे एक्सप्लेन करना था इसीलिए मैंने आपको ऐसा शो किया, बट यू बहुत सिस्टमैटिक जो हमने आपको नोट्स में दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। उसका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसीलिए मैं आपको साइड में ही शो कर सकती हूँ। ये हमारा ए वाला क्लियर हुआ। बी वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाई सेक्स डिटर्मिनेशन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट। इसका मेन रीजन है फीमेल या फिर गर्ल फोइटिसाइड। रीजन क्या है बेटा, पहले ऐसे होता था कि लड़कियां नहीं चाहिए होती थी। अगर किसी के पास लड़की जन्म ले रही है तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था। तो सोनोग्राफी करवा के बच्चे का जेंडर पता करवा के, अगर गर्भ में पल रहा बच्चा, इफ द मदर इज कैरिंग अ बेबी गर्ल, देन उसका अबॉर्शन कर दिया जाता था, और जिसको हम हिंदी में कन्या भ्रूण हत्या कहेंगे, दैट इज फीमेल फोइटिसाइड। तो इसीलिए सेक्स रिवीलिंग या सोनोग्राफी के द्वारा प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल बैंड है इन इंडिया स्पेशली। बाहर की कंट्रीज में जरूर इसको रिवील करके और सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हैज बैंड क्योंकि रेशियो ऑफ गर्ल इज टू बॉयज वाज डिक्लाइनिंग। मतलब अगर 1000 बॉयज थे तो इज टू 700 गर्ल्स अपीयर हो रही थी। तो दिन ब दिन फीमेल्स की जो नंबरिंग है वो रिड्यूस होती जा रही थी, जबकि एक जन्म देने वाली ही खुद फीमेल होती है। तो अगर दुनिया में फीमेल कैटेगरी कम होती गई तो आगे जन्म कौन देगा, ये सृष्टि कैसे चलेगी। इसीलिए जैसे ही डिक्लाइन दिखा गवर्नमेंट को, उन्होंने ये
सेक्स डिटर्मिनेशन बैन कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि दिन ब दिन गर्ल्स की हत्या की जा रही थी थ्रू प्रीनैटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो बच्चों 3 मार्क्स के लिए इतना कंटेंट ठीक है, ओके। फ्लो चार्ट मैंने आपको डिस्क्राइब कर लिया। बी वाला आंसर आपको पूरे वर्डिंग्स में लिखना पड़ेगा, जो भी मैंने आपको अभी समझाया, ओके, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आया है आपको, अभी आपको इस पे चेक करना पड़ेगा, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी आई हैव टोल्ड यू अबाउट द 4 ब्लड ग्रुप्स। चले आगे, ओके, फाइन। देयर आर बेसिकली 4 ब्लड ग्रुप्स। ओके, देयर आर बेसिकली 4 ब्लड ग्रुप्स। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हम वो पहले फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जब भी आपको हाथ में पेपर मिलता है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर स्टडी करते हो, 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से, क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा है, और लॉजिकली आंसर करना है। जनरली बच्चे बहुत घाई करते हैं, व्हाई यू आर इन वेरी हरी, कि मुझे फटाफट से आंसर सॉल्व करना है, फटाफट से मतलब कुछ भी लिख देते हो, जिसपे आपके बहुत सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कटते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ओके, ठीक है। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए, यानी मेल की बात की जा रही है, ठीक है। मैन के ब्लड ग्रुप क्या है, इट इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए, मैरीज अ विमेन विद ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज दिखाई जा रही है, एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, और एक विमेन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। एंड देयर डॉटर विद ब्लड ग्रुप ओ, यानी यहाँ पे 3 इंडिविजुअल्स हैं जिनके ब्लड ग्रुप्स रिवील किए गए हैं, ठीक है, फाइन। इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या ये इंफॉर्मेशन ओके है कि ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है या ओ डोमिनेंट है, ठीक है। और वाई और वाई नॉट, ये सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है। टोटली आपको पहले इंफॉर्मेशन दी गई है, फिर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको, ठीक है। हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया, मैन का जिसका ब्लड ग्रुप ए है, विमेन का ब्लड ग्रुप ओ है, डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ है। बेटा अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया, तब आपको फ्लो चार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया कि कौन से ब्लड ग्रुप के लिए कौन से एंटीजेंस रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीजेंस की 2 पॉसिबिलिटी है, दैट इज अगर IA या IO। ब्लड ग्रुप्स ओ के लिए डेफिनेटली अ पर्सन शुड हैव एंटीजेंस IO, तभी उसको ब्लड ग्रुप ओ ही मिलेगा। और सेम विद द केस ऑफ डॉटर, IO, ठीक है। अब ये सारा लिखने के बाद मैं आपका फोकस ला रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसपे लिखा है, इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट्स ब्लड ग्रुप ए और ओ डोमिनेंट, ठीक है। अगर आपने ये देख लिया तो आपको समझेगा, जिनका ब्लड ग्रुप की स्टडी बहुत अच्छी हो चुकी है उनको बहुत अच्छे से समझेगा, नहीं तो भी डिफॉल्ट ब्लड ग्रुप हिस्ट्री में, ब्लड ग्रुप हिस्ट्री या हेरिडिटी में ब्लड ग्रुप ए एंड बी आर ऑलवेज डोमिनेंट, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए एंड बी आर ऑलवेज डोमिनेंट, सो एज ब्लड ग्रुप ए बी ऑल्सो, और ओ हमेशा रेसेसिव रहा है। अगर इंफॉर्मेशन से भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है, बी डोमिनेंट है, ओ डोमिनेंट है, तो डिफॉल्ट आप याद रखोगे ये चीज, ये आपको हमेशा काम आएगी। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी हमेशा डोमिनेंट रहते हैं, ब्लड ग्रुप ओ हमेशा रेसेसिव रहता है, ठीक है। तो आपको लिखना है, इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू? नो, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ टू टेल यू, बट इन द ब्लड ग्रुप हिस्ट्री ये ऐसा होता है, ये आप लिख लो। तो उसमें बी का लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ए और ओ के बारे में भी बता दिया तो भी चलेगा। ए इज डोमिनेंट, ओ इज रेसिस्टेंट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वाई और वाई नॉट,
क्यों? अब इसको रिवील करते हैं, बस 2 मिनट लूंगी मैं आपके, इसको रिवील हो जाएगा कि अ मैन मैरीज अ वुमेन, अ मैन जिसका ब्लड ग्रुप ए है और विमेन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसको डॉटर होती है ओ। ये तब पॉसिबल है जब फादर के ब्लड ग्रुप में भी ओ रहना चाहिए, कहीं ना कहीं एंटीजेंस में ओ रहना चाहिए, ठीक है। अब IA इज होमोजाइगस, होमोजाइगस, IAIO इज हेट्रोजाइगस, ठीक है। जब ब्लड ग्रुप ए रहता है, दो इट इज डोमिनेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा IA के बाद कुछ भी लिखा हो, IA के बाद कुछ भी लिखा हो, बट IA के बाद अगर IB लिखा है बच्चा तो उसका ब्लड ग्रुप ए भी रहेगा। तो IA अगर, जो भी आपको हमेशा सिखाया है हमने कि जो चीज डोमिनेंट रहती है वो सामने लिखी जाती है, और जो डोमिनेंट रहता है उसके पीछे कोई भी रहे चलेगी, उसकी नहीं, डोमिनेंट की ही चलेगी। फाइन, चलते हैं आगे। अ मैन या फिर अ फादर, ठीक है। I'll change a color, that will be much better, ठीक है। मैन या फादर मैरिज अ विमेन, क्वेश्चन में मैन और विमेन दिया है, वही लिखोगे, पर आपको समझना चाहिए इसलिए मैं मदर और फादर पे ला रही हूँ वो चीज, ठीक है। इनका जो बेबी होगा वो बाय जेंडर फीमेल चाइल्ड है तो हम डॉटर लिखेंगे। मैन का ब्लड ग्रुप वो रिवील कर रहे हैं कि डेफिनेटली उनका ब्लड ग्रुप ए है, विमेन का ब्लड ग्रुप ओ है और बच्ची का भी ब्लड ग्रुप ओ है। तो अगर केस 1 केस 2, मैं हमेशा आपको पढ़ाती हूँ केस 1 और केस 2, ठीक है। केस 1 में इफ इन केस अगर आप फादर का ब्लड ग्रुप IA ले रहे हो, IA यानी सॉरी ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड ग्रुप तो ए ही रहेगा, एंटीजेंस IA ले रहे हो और मदर का एंटीजेंस IO ले रहे हो, वो तो डिफॉल्ट है, ठीक है। तो क्या इनकी क्रॉसिंग से ब्लड ग्रुप ए बनेगा या ओ? डेफिनेटली ब्लड ग्रुप बनेगा ए, क्योंकि इनकी सेटिंग आएगी IAIO और IAIO जो कि ब्लड ग्रुप ए रहता है, पर हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी गई है कि डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इनमें से कुछ भी मैच नहीं कर रहा। तो चलते हैं केस 2 पे। केस 2 में जहां फादर का ब्लड ग्रुप ए है और उसका एंटीजन IAIO है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और उसका एंटीजन IOIO है, तो जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। इनकी क्रॉसिंग पे हमें मिलेगा IAIO एंड IOIO, दैट मीन्स यहां आ गया ब्लड ग्रुप ए, यहां आ गया ब्लड ग्रुप ओ। हो सकता है इस डॉटर का कोई भाई हो, ठीक है, या बहन हो जिसका ब्लड ग्रुप ए आया हो, बट इसका ब्लड ग्रुप ओ तभी आया जब फादर ने भी IO कंट्रीब्यूट किया और मदर के पास तो था ही IO, ठीक है। सो मदर और फादर से मिलने वाले एंटीजेंस थे IO, हेंस द डॉटर विल कैरी ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेटा ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और मैंने यहाँ पे मार्क्स का वेटेज दिया है, दैट इज 2 मार्क्स। हेरिडिटी चैप्टर का वेटेज है 5 to 6 मार्क्स। कभी आपको केस स्टडी आती है, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन हेरिडिटी से थोड़ा कम ही आता है। तो आप ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक पे सेक्स डिटर्मिनेशन, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड पे ज्यादा फोकस करोगे। और क्वेश्चन MCQs तो डेफिनेटली आते हैं, और MCQs में भी आपको F1 जनरेशन, F2 जनरेशन के क्रॉसेस करके इट विल टेक टाइम, सो यू शुड हैव प्रैक्टिस कि कैसे करना है, ठीक है। MCQs को हमने हमेशा बोला है कि 1 ही मिनट लगाना है, तो सेव योर टाइम। बाकी MCQs से टाइम सेव करके हेरिडिटी के MCQs पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे और टाइम मैनेज करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर है और समझा होगा। चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, लेट्स मूव। ये जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड मेंडल चूज pea plant for his experiment?
Gregor Mendel, Sir Gregor Mendel was the father of genetics. ठीक है, Gregor Mendel. ठीक है, मेंडल में आप लोग बहुत बार MENDLE लिख देते हो, दैट इज अ रॉन्ग स्पेलिंग. MENDELE लिखना है. सर ग्रेगोर मेंडल, विच वॉज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने पी प्लांट्स ही सिलेक्ट किया. ठीक है, उन्होंने अपने गार्डन में से पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया. उसका रीजन था, कुछ 6 पॉइंट्स मैंने दिए हैं. क्यों उन्होंने पी प्लांट ही सिलेक्ट किया, क्यों नहीं उन्होंने रोज सिलेक्ट किया, क्यों नहीं उन्होंने मोगरा सिलेक्ट किया, या फिर लौकी, तुरई, टिंडे, ये क्यों नहीं सिलेक्ट किए. ठीक है, विंटर्स चल रहे हैं, पी प्लांट पे ज्यादा फोकस करेंगे. आजकल आलू मटर, गोभी मटर और पनीर बटर मसाला भी चलता है. ठीक है, फाइन. तो आंसर आपके पास मैंने ऑलरेडी फ्रेम किया हुआ है, ताकि यही स्पेसिफिक पॉइंट्स आप लिखोगे, क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी से निकले हुए पॉइंट्स हैं और यही पॉइंट्स पे आप फोकस करोगे. अपनी लैंग्वेज लिखो मत प्लीज, क्योंकि सेम वर्ड टू वर्ड अगर आप ये आंसर फ्रेमिंग देते हो जो ऑलरेडी विच हैज ऑलरेडी गिवन इन द एनसीईआरटी, तो इस पे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. इसका वेटेज मैंने आपको दिया है 2 मार्क्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट है, इट इज इजी टू ग्रो एंड रियर. ठीक है, अब मैंने तो ऐसे लिखा है, बट यू हैव टू फ्रेम इजी टू. इट इज इजी टू ग्रो. इसको ग्रो करना बहुत इजी है, इसकी रियरिंग भी बहुत जल्दी होती है और इकोनॉमिकल है. सेकेंड पॉइंट है शॉर्ट लाइफ साइकिल, मतलब इसका मतलब होता है अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप. 9th स्टैंडर्ड में आपने इंप्रूवमेंट पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में आपने क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा है. आपको पता है अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप्स क्या होते हैं, जो जल्दी ही ग्रो हो जाते हैं, 2 to 3 मंथ्स में वो अपनी फसल दे देते हैं. 7 contrasting characteristics can be through the naked eyes. 7 contrasting characteristics आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं. कौन से 7 contrasting characteristics हैं, ये बताओ मुझे आप, कौन से हैं? जिसमें आपको फर्स्ट है हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट. सेकेंड, color of the seed. Third, shape of the seed. Fourth, shape of the pod. Fifth, position of the flower. Sixth, color of the pod. Color of the flower. बेटा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है चलेगा, बट 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आने चाहिए. ठीक है, हम पेन चेंज करते हैं अब. हाइट ऑफ द प्लांट में आपको आप हमेशा बताया है, फर्स्ट आपका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और सेकंड आपका रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक आएगा. ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट में डोमिनेंट है टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, और रेसेसिव में है ड्वार्फ प्लांट, जिसके लिए हम लोग जीनोटाइप लिखते हैं कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए लिखेंगे स्मॉल टी. इस तरीके से आगे के भी आपको लिखने. कलर ऑफ द सीड क्या रहेगा? कलर ऑफ द सीड, कलर ऑफ द पॉट, इस पे ध्यान देंगे. सीड का कलर येलो डोमिनेंट है और रेसेसिव ग्रीन है, लेकिन कलर ऑफ द पॉड ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रेसेसिव है. इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो मैम इसमें हम लोग जीनोटाइप कैसे लिखेंगे? तो बेटा येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई. ग्रीन कलर ऑफ द पॉड में ग्रीन के लिए कैपिटल जी, और येलो के लिए स्मॉल जी. यहां जनरली आप कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से लिखना है कि पॉड का कलर ग्रीन येलो, सीड का कलर येलो ग्रीन, और हमेशा फर्स्ट डोमिनेंट ही आएगा. और
फॉलोड बाय रेसेसिव। ओके, उसके बाद आता है शेप ऑफ द सीड। राउंड सीड इज डोमिनेंट, कैपिटल आर, एंड व्रिंकल्ड वाला शेप रेसेसिव रहेगा, स्मॉल आर। शेप ऑफ द पॉड, फुल या इन्फ्लेटेड मतलब भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब पचका हुआ। मटर छीलते हो, पूरे भरे हुए हैं तो फुल, और खोला और कुछ नहीं निकला, चपका हुआ, दैट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो ये जनरली पूछा नहीं जाता है, अब तक के नहीं पूछा गया है। ये वाला जो शेप ऑफ द पॉड है, इसका कॉम्बिनेशन नहीं यूज टू नहीं है, पर अगर आया अभी और आपको लिखना भी रहा तो आप कैपिटल आई और स्मॉल आई लिख सकते हो। जनरली यू गाइज आर कंफर्टेबल विद द हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द सीड एंड शेप ऑफ द सीड, और मैक्स टू मैक्स कलर ऑफ द फ्लावर। यही चार चीजों पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सारा खेल चलता है। पोजीशन ऑफ द फ्लावर में आता है डोमिनेंट वन एक्सियल पोजीशन, दैट इज कैपिटल ए, एंड टर्मिनल पोजीशन आएगा रेसेसिव वाला स्मॉल ए। ठीक है, और कलर ऑफ द फ्लावर में आता है व्हाइट will be the dominant one, capital W, and violet, या बहुत सारे बुक्स में आपको पर्पल दिया है तब भी चलेगा, that will be small w। ठीक है, तो ये था आपको थर्ड वाले का रिकॉलिंग, थर्ड पॉइंट। ठीक है, चले आगे बेटा। फाइन, याद रखना है, प्रॉपर पढ़ के जाओ, प्रॉपर आंसर फ्रेम करो। एनुअल हर्ब मतलब पूरा साल भर आपको मिलेगा, ईयरली। फाइन, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, कि वो सेल्फ भी पॉलिनेट करता है क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और वो अवेलेबल है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी। एंड द लास्ट वन इज 7 to 8 जनरेशन इन वन ग्रोइंग सीजन। एक ग्रोइंग सीजन में वो 7 से 8 जनरेशन निकालता है, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है। छोटा लाइफ साइकिल होने के कारण एक पूरे सीजन में उसकी मतलब 2-3 बार हम लोग क्रॉप लगा सकते हैं, कभी कभी तो हम लोग 7 से 8 भी क्रॉप्स लगा सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया F1 जनरेशन क्रॉस होती है, फिर F2 जनरेशन, फिर F3 करके, एंड सो ऑन। ठीक है, सो रेडी फॉर द, अगर क्वेश्चन आता है व्हाई डिड मेंडल चूज अ पी प्लांट फिर एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स के लिए, तो आप ये 6 पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ये थर्ड वाले पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, दैट वाज अ रिवीजन रिकॉलिंग ओनली। फाइन, okay, let's move to the question number 4 and the last question of heredity। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर सारे क्वेश्चंस इसमें फ्रेम करना पॉसिबल नहीं है। आप फोकस करोगे मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, सेक्स डिटर्मिनेशन, छोटे छोटे जो डेफिनेशंस है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, छोटे छोटे जो डेफिनेशंस है उस पे। बाकी तो बेटा फिर ब्लड ग्रुप पे भी क्वेश्चंस आते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन पे आते हैं, आप लोग कर लोगे। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द हेरिडिटी इज, ओके, ये पूछा गया है आपको मोनोहाइब्रिड के लिए। क्या पूछा गया है देखते हैं। टॉल प्लांट्स आर डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ प्लांट्स, अभी बताया मैंने आपको। हाइट ऑफ द प्लांट 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में डोमिनेंट हमेशा टॉल रहता है और रेसेसिव हमेशा ड्वार्फ रहता है। ठीक है, या फिर ड्वार्फ हमेशा रेसेसिव रहता है, वाइस वर्सा। इफ अ क्रॉस इज कैरिड आउट बिटवीन अ टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, क्रॉस किसके बीच? टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के। ठीक है बेटा, क्वेश्चन जा रहा है मोनोहाइब्रिड की तरफ। What will be the phenotypes of F1 generation and the ratio of plants and dwarf plant in F2 generation? सिंपल मोनोहाइब्रिड का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन पूछा गया है। ज्यादा नहीं सोचना है और सीधा सीधा हमें मोनोहाइब्रिड पे फोकस करना है। कैसा स्टार्टिंग की है, क्या पढ़ाया है, ये सब आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, चलें आगे। जब हम आगे चलेंगे तो आपको समझेगा कि हमें सिंपल, अगर आपको बहुत सिंपली में सॉल्व करना है, सिंपलीफाई बेटा, पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, रेशियोज निकालना भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोकस किया गया है, यू हैव टू शो रेशियोज। हम पेन का कलर चेंज करते हैं
चलो आगे क्वेश्चन किया है कि टॉल प्लांट्स, यानी दो पेरेंट्स लिए गए हैं, एक है टॉल प्लांट्स क्यों, और वहां पे फोकस किया है कि वो डोमिनेंट है तो पहले लिखा जाएगा, और डोमिनेंट है तो डिफॉल्ट कैपिटल टी कैपिटल टी। अब ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, ड्वार्फ प्लांट, प्लांट स नहीं, प्लांट, ओके, प्लांट। या फिर क्वेश्चन में प्लांट्स है तो चल जाएगा, फाइन है। चल, तो कैपिटल टी ड्वार्फ के लिए आएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। चले आगे, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉसिंग दिखाना है, तो क्रॉसिंग दिखाने के लिए डायरेक्टली यू कैन नॉट क्रॉस, यू हैव टू शो गैमेट्स। आपको गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, गैमेट्स को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप लोग गैमेट्स को सेग्रीगेट करोगे, आप डायरेक्टली भी सेग्रीगेट कर सकते हो और आप पुन्नेट स्क्वायर भी क्रिएट कर सकते हो। तो जब हम लोग गैमेट्स को सेग्रीगेट करेंगे तो टॉल प्लांट्स वर्सेस ड्वार्फ प्लांट, सिंपल है, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, सेकंड वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ। व्हाट यू विल गेट इट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या मिला, सारे के सारे कौन मिले, आप सारे के सारे मिले आपको टॉल प्लांट्स, ठीक है। क्या पूछा है, if a cross is carried out between a tall plant and dwarf plant, what will be the phenotypes, expression, appearance, कैसे दिख रहे हैं, कौन है वो लोग, क्या बना है, appearance of F1 जनरेशन। ये जो चीज बनी ये थी जीनोटाइप, और इसका डिस्क्रिप्शन जो हम निकाल रहे हैं ये रहेगा बेटा फिनोटाइप। तो आपने क्या सॉल्व किया, हम इसको ए कर देते हैं, या फिर आप इसको फर्स्ट भी कर सकते हो क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि all the plants formed in F1 generation were tall plants। और बहुत स्पेसिफिक करने के लिए आप इसको हाइब्रिड टॉल भी बोल सकते हो, हाइब्रिड टॉल, क्योंकि ये वाला प्योर टॉल या फिर होमोजाइगस टॉल था, और ये जो बने आपके कैपिटल टी स्मॉल टी ये है हेटेरोजाइगस या फिर हाइब्रिड टॉल, प्योर टॉल नहीं है बेटा। जो टॉल पेरेंट था उसके पास ये जीनोटाइप थे, और जो उनके बेबीज बने F1 जनरेशन वाले, दिस इज द F1 जनरेशन, दिस इज F1 जनरेशन। जब पेरेंट्स क्रॉस करते हैं तो बनता है F1, जब F1 क्रॉस करता है तो बनता है F2। तो F1 जनरेशन के जो बच्चे बने, बेबीज बने, दैट विल बी हाइब्रिड टॉल। है वो टॉल ही, नो डाउट, बट कैसे वाले टॉल है, दोज आर द हाइब्रिड टॉल, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का क्वेश्चन हमारे पास आ गया, आंसर आ गया है। अब पूछा गया है कि ड्वार्फ प्लांट, व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन एंड रेशियो ऑफ प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। अब फोकस किस पे किया गया है कि F1 जनरेशन में कौन से बच्चे बने और उनके फिनोटाइप क्या थे, और F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट का उनको फिनोटाइप या फिर उनका रेशियो चाहिए कि कितने ड्वार्फ बन रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 के लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, या फिर मैं जस्ट ये बताऊंगी कि आपको पार्ट 2 के लिए F1 जनरेशन के 2 स्लॉट्स उठाने पड़ेंगे। 2 स्लॉट्स हम पिक करते हैं और उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं। मैं आपको यहाँ वो स्टेटमेंट बता रही हूँ, या फिर आई विल टेक अ फ्रेश वन। हम यहां लिखेंगे कि F1 generation individuals
where self crossed to form F2 जनरेशन। यानी F1 जनरेशन के जो बेबीज थे वो F2 जनरेशन के पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने जो हाइब्रिड टॉल बनाया F1 जनरेशन में, दोज वेयर एक्चुअली द टॉल वंस। ठीक है, जो भी टॉल बने वो थे कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन उसमें से हम लोगों ने 2 पेरेंट्स को उठाया और उन्हीं को लेके हम क्रॉसिंग करेंगे। अगेन बेटा अगला स्टेप है गैमेट फॉर्मेशन। आपको बहुत अच्छे से पता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका अगला स्टेप होता है ये है बेटा गैमेट्स बन रहे हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है गैमेट्स बनाते समय। अब आपकी होगी क्रॉसिंग ओवर। तो जब आप क्रॉस करोगे तो आप कैसा करोगे? मेरा रूल है फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, सेकंड वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ। ठीक है, तो आप क्या बन रहे हैं देखो, कैपिटल टी, फर्स्ट वाला कैपिटल टी, सेकंड वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, यस कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकंड वाला फर्स्ट के साथ अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। मैम पहले स्मॉल टी और बाद में कैपिटल टी नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले डोमिनेंट आएगा फिर रेसेसिव आएगा। एंड द लास्ट वन इज स्मॉल टी। ठीक है, ये बना है आपका F2 जनरेशन। जब F1 के इंडिविजुअल्स को क्रॉस किया तो हमारा बना है F2 जनरेशन। ठीक है, और क्या बना है? कैपिटल टी इज टॉल, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी इज अगेन टॉल, बट कैसा वाला टॉल? हाइब्रिड टॉल। ठीक है, बट कहलाएगा तो टॉल ही। और स्मॉल टी इज ड्वार्फ, स्मॉल टी इज ड्वार्फ। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है? F1 जनरेशन, phenotypes of F1 जनरेशन and ratio of plants and dwarf plants in F2 जनरेशन। ठीक है, तो आपको इसमें क्या बताना है कि रेशियो ऑफ टॉल प्लांट्स टू ड्वार्फ प्लांट्स, कितने टॉल बने हैं? 1 2 3 टॉल, और कितने ड्वार्फ बने हैं? इस टू 1 ड्वार्फ। मैम ये तो प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा बेटा। हम लोग फोकस कर रहे हैं फिनोटाइप्स पे, अपीयरेंस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप्स टॉल इज टू ड्वार्फ है। और अगर आपको जीनोटाइप रेशियो पूछा गया है तो जीनोटाइप कैसा आएगा? जीनोटाइप आएगा कितने हैं? कैपिटल टी कितना है? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 1 2। स्मॉल टी कितना है? 1। तो द रेशियो विल बी 1:2, 2:1। किसका रेशियो? ये है आपका फिनोटिपिक रेशियो, F2 जनरेशन फिनोटिपिक रेशियो, ऐसा लिखना है। एंड दिस इज योर F2 जनरेशन जीनोटिपिक रेशियो। व्हाट इज फिनोटाइप? टॉल, ड्वार्फ, राउंड, व्रिंकल्ड, एक्सियल, टर्मिनल। जो हमें कैरेक्टर्स अपीयर करवा रहा है वो है फिनोटाइप। और RR, TT, AA, इस तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होता है बेटा जीनोटाइप। ठीक है, आपको क्लियर है? ये आंसर इस तरीके से फ्रेम करना है। यू हैव टू स्कोर 3 मार्क्स, बहुत इजी है। दिस इज मोनोहाइब्रिड। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे पेपर में, और अगर 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है तो वो हो जाएगा डाईहाइब्रिड। जैसे इसमें एक ही कैरेक्टर था, हाइट आ सकता है आपको, हाइट और शेप ऑफ द सीड, हाइट और कलर ऑफ द सीड, शेप और कलर ऑफ द सीड, तो वो बन जाएगा डाईहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड phenotypic ratio 9:3:3:1 एंड डाईहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। ओके, तो बेटा यहाँ हमारा हेरिडिटी का चैप्टर और क्वेश्चंस यही मैं एंड करती हूँ। एंडलेस क्वेश्चंस है, मैंने आपको टॉपिक समझाए, बेसिक टॉपिक समझाए, आपको वो कवर करने हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे तो हम सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर सकते, बट मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा और आपके कंसेप्ट लगे, डू वॉच द वीडियो और आपको क्लियर हो। चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज आर एनवायरनमेंट। ओके, लेट अस स्टार्ट
बेटा with the next and the last chapter of biology, that is our environment. बेटा इस चैप्टर पे भी 5 to 6 मार्क्स का वेटेज है या फिर 4 to 5 मार्क्स का समझ के चलो। केस स्टडी इस चैप्टर से आती है, एमसीक्यूज इस चैप्टर से आते हैं, 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखोगे कि कौन सा वेटेज मैंने बताया। Again, I have prepared a flow chart of our environment, जिसमें आपको very key points देखने मिलेंगे। That is, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट एक बार में क्लियर कर दूंगी कि our environment चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आता है आपका components of ecosystem। Environment मतलब क्या? Environment is the surrounding in which we live। हम कहाँ रह रहे हैं वो हमारा एनवायरमेंट कंस्टिट्यूट करता है, और एनवायरमेंट में मिलने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो है बायोटिक एंड अबायोटिक, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स इज बायोटिक एंड ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर द अबायोटिक। ठीक है, लिविंग में आपको मिलेगा प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स। नॉन लिविंग में आएगा लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इकोसिस्टम क्या है? जिसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, 2 टाइप के इकोसिस्टम है, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड है, डेजर्ट है, रिवर है, लेक्स है, फॉरेस्ट है, जो कि नेचुरली क्रिएटेड है, उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम में इंक्लूड करेंगे। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैन बनाता है, जो मैन मेड है, दैट इज फिशेस का एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड्स, गार्डन, पार्क्स एक्सेट्रा। ठीक है, ओके, तो दिस इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सबसे मेजर चीज है फूड चेन। फूड चेन मतलब एनर्जी पासिंग वाली लीनियर एक चेन, जिसमें हु ईट्स हु, कौन किसको खाता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ एनर्जी भी आगे की तरफ ट्रांसफर होती है, और जो हर स्टेप पे ऑर्गेनिज्म सिचुएटेड है उसे हम ट्रॉपिक लेवल्स कहेंगे। तो ट्रॉपिक लेवल वाला क्वेश्चन मैंने आपको आगे दिया है, हम उस पर डिस्कस बाद में करेंगे। ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में आप देखोगे, मैं जब फूड चेन समझाऊंगी तो आपको समझेगा कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। फूड चेन के साथ फूड वेब भी समझाया जाएगा। एक लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर चेन इज कॉल्ड एज फूड चेन, और बहुत सारी फूड चेन अगर इंटरवाइंड है तो वो कहलाएगी फूड वेब। सॉरी, बायोमैग्निफिकेशन, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर एनवायरमेंट में। 10% लॉ, बायोमैग्निफिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब एंड ओजोन, ये टॉपिक्स आपको आपके एग्जाम के लिए कवर करने हैं। ठीक है, देन आता है टॉपिक आपका बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें वेस्ट सेग्रीगेशन का टॉपिक है। इस पे मैंने अभी क्वेश्चन डाला है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। फाइन, ओजोन फॉर्मेशन, उसका डिप्लीशन और उसका क्या कॉजेज हैं, और फाइनली इफेक्ट्स क्या होगा, ये भी हमने क्वेश्चन उस पे इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या है, जब भी फूड चेन होता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, वो मैं आपको वाया फूड चेन समझा दूंगी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, जब आप एक ओवरव्यू करोगे आर एनवायरमेंट को। दिस इज अ माइंड मैप। ओके, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बेटा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो इसमें मैंने आपको 2 मार्क्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो आप जब आंसर लिखने जाओगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का डिफरेंशिएट बिटवीन, हमेशा याद रखो डिफरेंस बिटवीन को बीच में पार्टीशन के जैसा ही लिखना है आंसर। बहुत सारे बच्चे पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, दैट इज अनएक्सेप्टेबल, और उस पे आपको मार्क्स भी कम मिलते हैं। नो पॉइंट वाइज, नो पैराग्राफ वाइज, सिंपल आपने उनके पार्टीशंस कर लिए और आपने उसको लिख लिया। क्योंकि बेटा जब भी क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन, तो आपको ऐसा ही कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, आप 2 मेजर पॉइंट्स लिखोगे और फिर एग्जाम्पल्स आप लिखोगे।
अगर आपने फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट हमेशा डेफिनेशन ही होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट हमेशा डेफिनेशन ही होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट अपने डेफिनेशन लिखा और मैम मुझे सेकंड पॉइंट आ नहीं रहा था तो सेकंड पॉइंट मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, नहीं चलेगा। एग्जाम्पल्स आर नेवर कंसिडर्ड एज पॉइंट्स, इसीलिए हमेशा ध्यान रखेंगे। तो मैम मैं क्या लिखूं, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए क्या लिखूं? तो इसके लिए मैंने आपको फ्लो चार्ट यहाँ दिया है। इस फ्लो चार्ट में मैंने बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे समझाया है कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल का डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट है, बायोडिग्रेडेबल ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं, डिग्रेड किए जाते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होते, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जैसे मेटल्स हैं, ग्लास है, प्लास्टिक है, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, जो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया है, कैन बी ब्रोकन by the action of microbes, and it is said to be as cannot be broken by the action of microbes। इसीलिए आप याद रखोगे कि फर्स्ट पॉइंट कैन बी, लाइक आपको बहुत अच्छे से फ्रेमिंग करनी है उसकी आंसर की, कि इट इज द टाइप ऑफ अ वेस्ट विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज आर द काइंड ऑफ वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वेरी गुड। चलो सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे। मैम क्या लिखना सेकेंड पॉइंट, हमें तो समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल के लिए लिखोगे आप, दे परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर शॉर्टर टाइम, कुछ समय के लिए ही मिलते हैं बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि बाकी समय अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें डिग्रेड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल दे आर एप्लीकेबल फॉर द लॉन्गर टाइम, काफी लंबे समय तक। कंसिडर, अगर आपने थर्माकोल लिया, प्लास्टिक लिया, इट विल टेक एटलीस्ट 100 years टू गेट डिकम्पोज, इतना समय लगता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसे कोई एंजाइम्स नहीं है जो इन चीजों पे वो अप्लाई करें। तो वो किन पे अप्लाई करते हैं? किचन वेस्ट, फार्म वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट स्किन्स और काउ डंग पे, और बाकी जो भी चीजें जो प्लांट और एनिमल सोर्स से मिलती है। Everything which is obtained from plants and animals are biodegradable, and everything which is not obtained from plants and animals and can be artificially made या फिर minerals से या earth crust से मिलती है, उनको हम क्या कहेंगे? non biodegradable। फाइन। थर्ड पॉइंट भी मैंने उसमें ऐड किया है, अगर आप भूल जाते हो तो, these waste are usually safe for the environment and these are unsafe। तो बेटा दो की जगह मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, आप तीनों में से कोई भी दो लिख सकते हो फॉर द 2 marks वेटेज आंसर। एन एग्जाम्पल, फूड वेस्ट, सीवेज, पेपर, अगेन काउ डंग या फार्म वेस्ट, किचन वेस्ट, कुछ भी लिख सकते हो, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट स्किन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, डीडीटी, व्हाट इज डीडीटी? पेस्टिसाइड, थर्मोकोल, ये सब भी आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर हो इस 2 marks क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए। मैंने आपको आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा कि व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स। इसमें 2 क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। इसमें पूछा है कि व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। पहले में आपको आंसर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, आई हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल, और यही डेफिनेशन एप्लीकेबल है क्योंकि ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल एंड द सेकंड क्वेश्चन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट, ठीक है। द वेरियस लेवल्स और स्टेजेस इन अ फूड चेन at which the transfer of food takes place is called the trophic level। Example, food chain। Now consider बेटा, मैं आपको एक food chain कंस्ट्रक्ट करके दिखा देती हूँ। सिंपल है, ग्रास, डियर और लायन, ठीक है। ये 3 स्टेप की फूड चेन है, 3 स्टेप का फूड चेन है। इसमें ग्रास इज अ प्रोड्यूसर, deer is a herbivore,
एंड लायन इज अ कार्निवोर। ठीक है। व्हाट आर प्रोड्यूसर्स, जो कि खाना प्रोड्यूस करते, फूड प्रोड्यूस करते हैं फॉर द होल लिविंग वर्ल्ड। ऑलवेज ग्रीन प्लांट्स ऑक्यूपाई दिस फर्स्ट पोजीशन। हमेशा फर्स्ट पोजीशन आपको प्रोड्यूसर की मिलेगी, सेकेंड पोजीशन आपको हर्बीवोर्स की मिलेगी एंड थर्ड पोजीशन आपको कार्निवोर्स की मिलेगी। उसमें कार्निवोर्स में भी आपको टाइप्स मिलते हैं। ठीक है। सो डियर इज अ हर्बीवोर जो कि सिर्फ ग्रास खाता है, प्लांट ईटर्स। लायन इज अ कार्निवोर जो कि मीट ईटर है, फ्लैश ईटर। ठीक है। सो व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, ये जितने भी लेवल्स आ रहे हैं आपके, ग्रास, डियर, लायन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो पोजीशंस आ रही है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ट्रॉपिक लेवल। सो द स्टेजेस इन अ फूड चेन थ्रू विच द फूड गेट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है। गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है। इसमें अगर आप देखो, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ग्रास ये प्रोड्यूसर है, ये फर्स्ट पे आएगा, डियर ये हर्बीवोर है, ये सेकंड पे आएगा, और लायन ये कार्निवोर, ये थर्ड पे आएगा। कभी आपको और भी लेवल की फूड चेन आ सकती है, जैसे आपको सिंपल है कि एक एग्जाम्पल दूसरा सेट कर रही हूँ। ग्रास इज ईटन बाय ग्रासहोपर, grasshopper is eaten by frog is eaten by snake and snake is eaten by hawk। मैम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो 5 लेवल ऑफ फूड चेन है, क्या डरने की जरूरत है, कुछ नहीं। इसमें अगेन ग्रास इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बिकॉज इट इज अ प्रोड्यूसर। ग्रासहॉपर इज अ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बिकॉज इट इज अ हर्बीवोर, क्योंकि वो प्लांट को खा रहा है डायरेक्टली। फ्रॉग जो कि ग्रासहोपर को खा रहा है, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल। स्नेक फोर्थ पे आ रहा है और हॉक फिफ्थ पे आ रहा है। ठीक है। क्या मुश्किल है, ट्रॉपिक लेवल्स इस तरीके से सेट की जाती है फूड चेन में। ठीक है। जो पहले आएगा उसको, और आपको वहीं पे बस ऐसे लिखना है, सिंपल है। अगर आपको पूछा गया डिस्क्रिप्टिव मैनर में तो आप लिखोगे कि ग्रास की पोजीशन फर्स्ट है, ग्रास हॉपर की पोजीशन सेकंड है, फ्रॉग की पोजीशन थर्ड है, स्नेक की पोजीशन फोर्थ है और हॉक की पोजीशन फिफ्थ है। ठीक है। आंसर को और इंप्रेसिव बनाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि ये है प्रोड्यूसर, ये है हर्बीवोर, ये है, मैम ये तो तीनों कार्निवोर है, तीनों के लिए हम कार्निवोर लिखेंगे तो नहीं, तो आप इसको लिखोगे प्राइमरी कार्निवोर। व्हाट आर कार्निवोर्स, जो कि फ्लैश ईटर्स रहते हैं। ठीक है। प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शियरी कार्निवोर या फिर अपेक्स कार्निवोर, तब भी चलेगा। ठीक है। सो आपका चेकर, आपका जो पेपर चेक करेगा, दैट विल बी रियली वेरी इम्प्रेस्ड। ठीक है। बट ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए हमने ऐसे लिखा है। आप स्टेप वाइज पूरा सप्लीमेंट अच्छे से उसको डिजाइन करोगे आंसर को और कैसे लिखना है। ठीक है। सो अगेन द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, 1 मार्क आपको इस पे मिलेगा और 2 मार्क इसके। 2 मार्क तब मिलेगा जब आप एक फूड चेन कंस्ट्रक्ट करोगे, उसकी पोजीशन डिटरमाइन करोगे और आप जब ऐसा लिखोगे। ठीक है। चलते हैं आप थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन का जो टॉपिक है दैट इज बायोमैग्निफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर एनवायरमेंट पे। इसका क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। चलो, सम हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज थ्रू द फूड चेन, नेम दिस फिनोमिना। मतलब पहला क्वेश्चन यही कंस्ट्रक्ट हो गया कि ये फिनोमिना का नाम बताओ, तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये फिनोमिना का नाम है बायोमैग्निफिकेशन। सिर्फ नाम पूछा गया है तो आप नाम ही लिखोगे, नेम ही लिखोगे, नो नीड टू एक्सप्लेन हियर, क्योंकि आगे पूछा गया है एक्सप्लेन द रीजन फॉर द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स फाउंड इन आवर बॉडी। हार्मफुल केमिकल्स कौन से हार्मफुल केमिकल्स हैं? हार्मफुल केमिकल जैसे कि फर्टिलाइजर्स, अब कहाँ लिखा है हार्मफुल, ठीक है, और एक हार्मफुल केमिकल्स यहाँ लिखा है। तो बेटा मैं आपको बता दूं हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि कौन से,
दाल चावल रोटी सब्जी की बात नहीं की जा रही है। हार्मफुल केमिकल्स यहाँ पे यानी पेस्टिसाइड्स, एक्सक्यूज मी, फर्टिलाइजर्स, और बहुत बार कुछ इंसेक्टिसाइड्स या फिर जो भी केमिकल्स आते हैं वो सारे केमिकल्स हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो हम लोग जनरली फार्म में स्प्रे करते हैं। पेस्टिसाइड्स हम स्प्रे कर रहे हैं ताकि हम पेस्ट को किल कर सकें, फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहे हैं ताकि हम सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकें। बट बेटा बहुत बार ऐसा होता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिसॉल्व इन द वाटर, ये वहीं पे ही रह जाते हैं और फिर ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। कैसे एक्यूमुलेट होते हैं उसका रीजन है, मैं आपको उसका रीजन समझाती हूँ वाया फूड चेन। सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। सेकेंड के लिए आपको पहले ना फॉर एन एग्जाम्पल एक फूड चेन कंसीडर करनी है। एक फूड चेन आपने कंस्ट्रक्ट की, क्या फूड चेन ली अभी हमने किया था, और सिंप्लीफाई, ग्रास इज ईटन बाय अ रैबिट, rabbit is eaten by a snake and snake is eaten by an eagle या hawk, जो भी आपका फेवरेट हो, ठीक है। ओके, अब मैम पिछली बार तो स्नेक फोर्थ पोजीशन पे था, अब तो आपने थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि उस समय ट्रॉपिक लेवल्स 5 स्टेप्स की थी, इस समय ट्रॉपिक लेवल्स 4 स्टेप्स की है, तो स्नेक की पोजीशन चेंज हो गई। बट स्नेक कार्निवोर था, है और रहेगा हमेशा। फाइन, अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि कंसिडर कि ग्रास में कॉन्सेंट्रेशन जो है, मान लो ग्रास में हमने पेस्टिसाइड स्प्रे किया, वैसे तो बेटा डीडीटी बैंड है, डीडीटी जिसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, विच इज अ बैंड पेस्टिसाइड इन इंडिया, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है। मान लो अगर इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.03 ppm है, ठीक है, व्हाट इज ppm, पार्ट्स पर मिनट। आपने उसको ग्रास पे स्प्रे किया, फाइन, ग्रास पे जब आपने उसको स्प्रे किया तो उसको खाने वाला रैबिट, अब रैबिट एक ग्रास तो नहीं खाएगा, वो बंच ऑफ ग्रास खाएगा या बहुत सारी ग्रास खाएगा, मतलब मल्टीपल ग्रास खाने पे मल्टीपल पेस्टिसाइड उसके बॉडी में एक्यूमुलेट होता गया, कलेक्ट होता गया, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। 0.03 था, अब हो सकता है 0.4 ppm हुआ। अब आपको मैथ्स तो पता है कि 0.03 से बड़ा वाला 0.4 आ रहा है, ठीक है। अब 0.4, अब स्नेक है, स्नेक रैबिट को खा रहा है, अब वो एक रैबिट खाएगा क्या, हो सकता है ब्रेकफास्ट में उसने एक रैबिट खाया और लंच में एक रैबिट खाया, डिनर में, या मंडे को एक रैबिट खाया, ट्यूसडे को एक रैबिट और वेडनेसडे, धीरे धीरे उसने समझो एक कलेक्टिवली 4 रैबिट्स खाए। अब इसको हम अगर इंटू 4 करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 4 4 16, तो आई गेस कुछ 1.6 ppm वगैरह आना चाहिए। मेरा मैथ्स वीक है बहुत, प्लीज इग्नोर। और मुझे ये बताना है कि कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। अब ईगल है, ईगल भी एक स्नेक तो खाएगा नहीं, वो हो सकता है कुछ एक हफ्ते में 3 से 4 स्नेक खा ले, है ना, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। तो मुझे ये बताना है कि जो टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर आया है उसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा बड़ा है, हाईएस्ट कंसेंट्रेशन, एक्सक्यूज मी, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, जो भी आपने पेस्टिसाइड डाला है, मान लो डीडीटी बैंड है तो आपने मैलेथियोन डाला है, या फिर मैंने यहाँ बोर्ड पे डीडीटी लिखा है तो आप उसको उसी को ही उसी को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो डीडीटी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आगे बढ़ा। तो बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन यही बोलती है कि डे बाय डे एक्यूमुलेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स increases with the successive tropic levels. जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन आगे बढ़ेगा ही, तो एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा। एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल देयर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। किसका कॉन्सेंट्रेशन, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का, उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के वजह से क्या होगा, आगे की तरफ जब हम फूड चेन में बढ़ेंगे
तो उसका डिपोजिशन ज्यादा होगा, और जो लास्ट वाला ट्रॉपिक लेवल रहेगा उस कंपोनेंट, उस इंडिविजुअल में सबसे ज्यादा हमें वो केमिकल पाया जाएगा। ठीक है, तो वही बताया गया है कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल फाउंड इन आवर बॉडीज। तो हम इन सबको खाते हैं तो हमारी बॉडी में भी एक्यूमुलेट होता है। हम वेजिटेरियन है तो प्लांट्स खा रहे हैं, तो एक प्लांट तो खाएंगे नहीं, हम एक सब्जी तो खाएंगे नहीं, हम ज्यादा खाएंगे। तो ज्यादा सब्जियों का पेस्टिसाइड तभी बोला जाता है अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके सब्जियों को खाना चाहिए, क्योंकि जब पेस्टिसाइड्स स्प्रे किया जाता है तो बहुत हैवी कॉन्सेंट्रेशन में स्प्रे किया जाता है, और अगर हम लोग अच्छे से वेजिटेबल्स को वॉश नहीं करेंगे तो डे बाय डे हमारी बॉडी में वो पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे, क्योंकि उस पे वो स्प्रेड रहते हैं। और फाइनली हम सबसे टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर है ह्यूमंस, तो हमारी बॉडी में ये डिपॉजिट होता जाता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मान लो मटन खाया जा रहा है, नॉनवेज खाया जा रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म ने क्या खाया, ग्रास खाया, तो उसकी बॉडी में डीडीटी का या जो भी पेस्टिसाइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, क्योंकि वो तो वॉश करके ग्रास नहीं खाएगी ना, गोट, और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, या जो भी हेन्स और चिकन्स हैं आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपके लेवल, आपकी बॉडी में लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है बायोमैग्निफिकेशन, और मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है कि क्यों कॉन्सेंट्रेशन आगे बढ़ता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आर एनवायरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टडी द फूड वेब गिवन बिलो। ये एक फूड वेब दिया है आपको, इसको हमें स्टडी करना है। इसमें 2 सब क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी वाला आंसर है। दिखने में थोड़ा ऐसे लग रहा है कि भैया डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो बहुत या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है तो मैम बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे बेटा। पहले तो आप ये फूड वेब देख लो। फूड चेन का मैंने बता दिया, सीधा सीधा लीनियर है तो फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन मिक्स है तो फूड वेब। आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच, फूड चेन या चेन्स इन विच द ईगल रिसीव्स द हाईएस्ट एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। देखो, अब आपका यहाँ फोकस होना चाहिए कि ग्रास को खाने वाला माउस है, ग्रास को खाने वाला माउस है, माउस को खाने वाला ईगल, एक फूड चेन। सेकेंड फूड चेन में अगेन आप देखो कि ग्रास को खाने वाला मुंगूस है, मुंगूस को खाने वाला ईगल, सेकेंड फूड चेन। थर्ड फूड चेन, ग्रास को खाने वाला ग्रास ऊपर फ्रॉग, स्नेक, ईगल, थर्ड फूड चेन, यानी थोड़ा लंबा जा रहा है ये। उसके बाद ग्रास को खाने वाला ग्रास ऊपर को मुंगूस, मुंगूस को खाने वाला ईगल, 4 लेवल का फूड चेन। तो मुझे यहाँ पे नोटिस में जो आ रहा है वो फूड चेन कौन सा, आइडेंटिफाई द फूड चेन या चेन्स इन विच द ईगल रिसीव्स द हाईएस्ट एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो मुझे 2 ऑब्जर्व हुए हैं, 2 फूड चेन, जिसमें आप देखोगे बेटा ग्रास, एक माउस, ग्रास को खाने वाला माउस, माउस को खाने वाला ईगल। डायरेक्ट मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। ये वे होगा ग्रास, माउस, ईगल, ये वाला। ठीक है, नंबर 1। और सेकेंड वाला आता है ग्रास, मुंगूस, ईगल, सेकेंड वाला। ठीक है, तो अगेन द सेकेंड वन विल बी ग्रास, मुंगूस एंड ईगल। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा है फूड चेन या चेन्स जिसमें ईगल रिसीव्स द हाईएस्ट एनर्जी। तो हमने फर्स्ट वाले आंसर को क्रैक कर लिया है, दैट इज ये वाले फूड चेन है जिसमें ईगल को एनर्जी रिसीव हो रही है, क्योंकि यही सिर्फ ये 2 ही फूड चेन है जो थोड़े शॉर्टेज है, थोड़े शॉर्टेज। ठीक है, जिसमें 3 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। फाइन, बाकी में आपने देखा 4 वाला भी है और 5 वाला। ठीक है, अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को क्रैक करेंगे, दैट इज क्या पूछा गया है। आई चेंज द कलर अगेन। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म इन विच अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड विल बी फाउंड इन द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, नेम द टर्म यूज्ड फॉर दिस फिनोमेना। इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था बायोमैग्निफिकेशन, वो सेम चीज यहाँ रिपीट हो रही है। वो पूछ रहे हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करो जिसमें सबसे ज्यादा वो हार्मफुल केमिकल एक्यूमुलेट होगा।
अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, जो सबसे आखिर में रहेगा, जो सबसे टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर रहेगा, उसी में ही वो पेस्टिसाइड या केमिकल, हार्मफुल केमिकल एक्यूमुलेट होगा, विच इज नन अदर देन ईगल। तो इसका आंसर होना चाहिए ईगल, कि ईगल ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है बेटा। अगर आप ऑब्जर्व करो सारे फूड चेन का अपेक्स कार्निवोर कंज्यूमर कौन है, तो बेटा ईगल है। तो ईगल में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। और नेम द टर्म यूज फॉर दिस फिनोमिना, तो अगेन आई विल नॉट स्टॉप माई सेल्फ फॉर राइटिंग द टर्म, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर? मैंने बोला था ना, पिक्चर देख के आपको थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन आंसर्स बहुत इजी है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल है, इसमें 2 पूछा गया है, तो ये 2 मार्क्स हो गया। 1 मार्क फॉर ईगल, 1 मार्क फॉर बायोमैग्निफिकेशन। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि 1 मार्क के लिए पूछा है, हाफ मार्क फॉर ईगल, हाफ मार्क फॉर बायोमैग्निफिकेशन, एंड अगेन 1 मार्क डेफिनेटली इसको मिलेगा, यानी पार्ट ए पार्ट बी। सो इट कैन बी आस्क्ड फॉर 2 to 3 मार्क्स। अगर 2 मार्क के लिए पूछा तो 1 and 1 डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा तो 1 and 2 विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें भी बेटा 2 सब क्वेश्चंस हैं, जो कि एक 1 मार्क क्वेश्चन है और एक 2 मार्क क्वेश्चन है। आप चेक करो, यहाँ पे एक 1 मार्क क्वेश्चन है, एक 2 मार्क क्वेश्चन है। मतलब मैंने जनरली फोकस किया है कि 2 to 3 मार्क्स आप इजीली कैसे स्कोर कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉपिक लेवल्स कंप्राइजिंग द फॉलोइंग। आपको ये रैंडम ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, इसका एक फूड चेन कंस्ट्रक्ट करना है, खत्म। ठीक है, तो ए वाले में आपको क्या करना है, हॉक, स्नेक, प्लांट्स, रैट। हमेशा बोला गया है कि फूड चेन को स्टार्ट करना है बाय प्रोड्यूसर्स। तो इसमें प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। ठीक है, प्लांट्स को खाने वाला कौन, हॉक खाएगा, स्नेक खाएगा नहीं, कौन खाएगा, रैट। ठीक है, रैट इज एन हर्बीवोर। रैट को खाने वाला स्नेक, और स्नेक को खाने वाला हॉक। इतना लिख लिया आपने, यू आर डन, यू विल गेट 1 मार्क। अगर थोड़ा इंप्रेसिव और करना है इस फूड चेन को, तो आप इसके ट्रॉपिक लेवल बता दो, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सॉरी प्राइमरी कार्निवोर एंड टर्शरी कार्निवोर। इस तरीके से आप बोल सकते। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन आ जाता है बेटा 10% लॉ पे। 10% लॉ क्या बोलता है, 10% लॉ बोलता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड सो ऑन। जैसे जैसे आपके ट्रॉपिक लेवल्स आगे बढ़ेंगे, केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। मैम बाकी 90% एनर्जी कहाँ जा रही है, तो 90% एनर्जी इज लॉस्ट फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड कम्युनिटी हीट में। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। तो वो 90% कहाँ गई, उसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो 10% कैसे, तो ये फिजिक्स तो है नहीं, तो मैम न्यूमेरिकल्स कैसे, तो आर एनवायरमेंट में 10% के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। 10% लॉ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कैलकुलेट करना है, प्रॉपर कैलकुलेशन पे ही मार्क्स मिलेंगे। आपने रैंडम कुछ भी लिख के रख दिया नहीं चलेगा। 20,000 joule of energy was transferred by the producers to the organism of second tropic level. अभी हम एक फूड चेन कंस्ट्रक्ट कर ली, ये वाली, प्लांट, रैट, स्नेक, हॉक। अब प्लांट को कितनी मिली है, स्नेक, रैट को कितनी, स्नेक को कितनी, हॉक को कितनी, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो आपको ये बताना है कि एनर्जी प्लांट्स को 20,000 joules of energy was transferred by the producer to the organism of second tropic level. मतलब प्लांट से रैट को 20,000 joules की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। Calculate the amount of energy that will be transferred by organism of the third tropic level to the organism of fourth। मतलब उनका मोटिव है कि स्नेक से हॉक तक कितना जाएगा, क्योंकि प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, रैट सेकेंड, स्नेक थर्ड एंड द फोर्थ वाला है बेटा हॉक। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सेकेंड टू थर्ड ट्रॉपिक लेवल 10% कम होगी।
प्लांट से रैट तक 20,000 गई तो कितना गया? 10%। रैट से 10%, स्नेक से हॉक 10%, तो 20,000 का 10% कितना हुआ? क्या मैं उसको 2,000 बोल सकती हूँ? ठीक है, अब 2,000 का 10% कितना होगा? मतलब हमारा जो आंसर निकलने जा रहा है वो ये है कि 2,000 का 10% होगा 200 जूल्स। सो द आंसर विल बी 200 जूल्स। घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोर कंसेप्ट बेटा 10% ही है, आपको हमेशा याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि फिर प्लांट्स में कितना था, बैक रिवर्स क्वेश्चन, तो आप उस पर भी ध्यान रखेंगे। और ये भी याद रखोगे कि सन से लेने वाला प्लांट्स 1% ही एनर्जी लेता है, बाकी आगे 10% चलती है। ठीक है, याद रहेगा। कैसे कैलकुलेट करना है आपको समझ में आ गई बात। आपको कुछ एक पर्टिकुलर नंबर्स दिए जाएंगे और आपको उसको पकड़ के 10% से चलना है। ठीक है, सो दिस वाज 9th वाला क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन। हाउ इज ओजोन लेयर फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर? बेटा इसमें 3 क्वेश्चंस कनेक्टेड है। ओजोन लेयर बनती कैसी है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्यों हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा कॉज है और इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फ्लो चार्ट या फिर जो ये आपको जो प्रिंट दिया है इसमें ही आपका आंसर है, दैट इज ये है ओजोन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओजोन क्या है, कैसे बनती है, इसका कॉजेस क्या है डिप्लीशन के, और इसके पोस्ट इफेक्ट्स क्या है। ओजोन ये क्या है? ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। फॉर्म्ड एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन ऑन O2 मॉलिक्यूल। O2 अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर रही है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से वो नेसेंट O बना रही है, सिंगल मोनो एटम्स बन रहे हैं ऑक्सीजन के, फिर उसका एक मोनो एटम और ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल बन रहा है ओजोन, हेंस द ओजोन इज फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर कि ओजोन कैसे बनता है। ओजोन लेयर करती क्या है? ये हमें शील्ड करती है। ये अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में पाई जाती है, जो हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन, ताकि वो हमारी स्किन को, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक न करे। लेकिन हमारे कुछ ऐसे इफेक्ट्स के कारण, हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज करते हैं और इन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है डे बाय डे। ठीक है, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन का क्या कारण है? इसका मेजर कारण है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज CFCs। आप जो परफ्यूम्स यूज करते हो, डिओड्रेंट्स यूज करते हो, एयर कंडीशनर्स होते हैं या रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इनमें से जो गैसेस निकलती हैं इसमें हेवी अमाउंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, CFCs। 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज एबल टू ब्रेक डाउन 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। सोचो, हम तो 10 का दम पढ़ रहे हैं, वो 10,000 का दम का पावर है एक CFC के पास। 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को ब्रेक कर सकती है एक CFC मॉलिक्यूल। और ऐसा ही कुछ breaking, thinning of ozone layer and a black hole called as ozone hole is formed at and above the Antarctica. Antarctica के ऊपर ये ऑब्जर्व किया गया है और उससे यूवी रेज नीचे की तरफ आ रही है। बट इट्स ऑल द थैंक्स कि वहां इंसान नहीं रहते, लेकिन पेंगुइन जरूर रहते हैं। तो दैट इज अ वार्निंग साइन फ्रॉम द गॉड एंड द यूनिवर्स कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 1984 में स्टॉकहोल्म में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें हमारे इंडिया के तरफ से हमारी जो प्रेसिडेंट थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। दैट द कॉन्फ्रेंस वाज टोटली अबाउट द CFC, और तब से CFC को बैन किया गया है। अभी जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं दैट इज टोटली डिवॉइड ऑफ CFCs, क्योंकि CFC ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब इफेक्ट्स क्या होंगे? अगर ओजोन डिप्लीट हो गई तो यूवी रेज नीचे आएंगे, अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन को खराब करते हैं, हम स्किन कैंसर होने के पूरे चांसेस हैं। अगर वो हमारे हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करेंगे, एंड दैट टू
कैटरैक्ट, मोतिया बिंदु, जो कि बहुत एज बाद होता है, वो पहले ही हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस ओजोन डिप्लीशन एंड यूवी रेज के हम कांटेक्ट में आएंगे। तो हमें इसके लिए प्रिकॉशंस क्या लेना है? प्रिवेंशन, स्टॉप यूजिंग CFCs। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ओजोन पे, उसका फॉर्मेशन, उसका डिप्लीशन, उसका कॉजेज और उसके पोस्ट। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और यही था हमारा 10 कदम हेरिडिटी और आर एनवायरमेंट का। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बेटा।